अज़ीज़ नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। नाज़रीन, इससे कबल की वीडियो में हम लोगों ने आपके निसाब में शामिल हिस्सा नज़्म के पहले चैप्टर नज़्म इंसान और बज़्म क़ुदरत के हवाले से तफसीली सवालात और मौरूज़ी सवालात को देखा था। अब हम लोग इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपके निसाब में शामिल दूसरे चैप्टर, दूसरा बाब जोश मल्ली आबादी की नज़्म फ़ाख्ता की आवाज़, इस तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन, आपके इम्तिहान के हवाले से इंसान और बज़्म क़ुदरत और फ़ाख्ता की आवाज़ बेहद अहम है। हिस्सा नज़्म से जो पूछे जाएंगे सवालात, उसमें से आपको 2 सवालों के जवाब देने हैं, जिसमें से एक बहुत ज़्यादा अहम इंसान और बज़्म क़ुदरत है, तो दूसरा नज़्म फ़ाख्ता की आवाज़ है। नाज़रीन, इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के हवाले से इसकी क़ीरत को देखेंगे और मुश्किल अल्फाज के मानी के साथ साथ वज़ाहत को समझेंगे। इस वीडियो को भी मैं 2 हिस्सों में तकसीम करूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा तवील ना हो। नाज़रीन, इस वीडियो को शुरू करने से कबल आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब से ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे इस्तेफ़ादा कर सके। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अज़ीज़ नाज़रीन, क़ीरत को शुरू करने से पहले आप एक काम करें कि आप जो है पेज नंबर 114 निकालें, जिसमें नज़्म फ़ाख्ता की आवाज़ है। इसे अपने सामने खोल करके रखें और जिस तरह मैं पढ़ूं उसे आप अपने साथ साथ दोहराते जाएं ताकि आपकी क़ीरत अच्छी हो सके, आप लफ्ज़ों को सही तरह से अदा कर सकें, सेहत के साथ अदा कर सकें। क्योंकि अगर आप जब तक लफ्ज़ों को सही से अदा नहीं करेंगे तो आपके साथ ये गलतियाँ हमेशा रह जाएंगी और आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। लिहाजा आप मेरे साथ क़ीरत करें और जहाँ आपको जिस लफ्ज़ में परेशानी हो वहाँ पे आप एराब डाल दें, यानी कि ज़बर ज़ेर पेश डाल दें, ताकि बाद में जब आप इसे पढ़ें तो सही से पढ़ें। क्योंकि बहुत से लफ्ज़ हैं जो यहाँ पे आप देखेंगे जो कि आपको पढ़ने में परेशानी होगी। लिहाजा आप जो है उसके ऊपर मुस्तर डाल दें और जिस तरह मैं पढ़ूँ उस तरह पढ़िए ताकि आपकी क़ीरत अच्छी हो सके, आपके तलफ़्फ़ुज़ अच्छे हो सकें। चलिए शुरू करते हैं क़ीरत को। नज़्म फ़ाख्ता की आवाज़, शायर जोशमली आबादी। आज तो फ़ाख्ता की नरम आवाज़ है कुछ इस तरह ग़र्क़े सोज़ व गुदाज़, जैसे पीरी में यादें तिफ़ली आए, जैसे जल जल के शम्मा बुझ बुझ जाए, जैसे याक़ूब ग़र्क़े शेवन में, जैसे सीता की जुस्तजू बन में। शब को जिस तरह दिल में दर्द उठे, बेवगीनो अरूज़ की जैसे, शाम को ज़ेरे साये कोहसार, जैसे वादी में धीमी धीमी फुआर, जैसे जो बर न आई हो वो मुराद, जैसे बिछड़े हुओं की दिल में याद, जैसे अश्कों की लहर सीने में, पानी आने लगे सफ़ीने में, जैसे ससुराल में कोई लड़की देख कर बदलियों को सावन की, सुबह पनघट के नीम के नीचे मायके की घटाएं याद करे। नाज़रीन, ये इस नज़्म की क़ीरत थी। अब जो है हम लोग देखेंगे मुश्किल अल्फाज के मानी को, जिससे आप नज़्म को आसानी से समझ पाएंगे और इस नज़्म का जो खुलासा है वो आपके जहन में आसानी से बैठ जाएगा। तो सबसे पहले आपको फ़ाख्ता को समझने की ज़रूरत है। पहले मिसरे में देखिए क्या लिखा है कि आज तो फ़ाख्ता की नरम आवाज़। फ़ाख्ता, आप देखिए जो चिड़िया है डिस्प्ले पे, इस परिंदा को फ़ाख्ता कहते हैं। आप अपनी ज़बान में इसे क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो फ़ाख्ता एक ऐसा परिंदा है जिसे अमन की अलामत समझते हैं। पीस अलामत कहते हैं सिंबल को। आप जानते हैं जैसे हम लोग अगर कहीं पे डेंजर हो, ख़तरा हो, तो वहाँ पे क्या करते हैं, 2 हड्डी के ऊपर में एक सर कंकाल रख देते हैं, तो हम लोग समझ जाते हैं ख़तरा है। यानी कि चिन्ह के ज़रिए समझना वो अलामत है। तो फ़ाख्ता को हम लोग अमन की अलामत समझते हैं। और फ़ाख्ता जो है ना, वो उसकी जो आवाज़ है बहुत ही नरम है, बहुत ही सॉफ्ट आवाज़ है, सुन के बहुत सुकून पहुँचता है दिल को। तो शायर जो है वो कहना ये चाह रहे हैं कि
شاعر کیا ہے کہ ابھی تو پتہ نہیں، پہلے آنگن میں اکثر پرندہ آیا کرتا تھا، لیکن اب جو ہے بہت مشکل سے آپ دیکھیں گے تو فاختہ جو ہے وہ ہر روز آیا کرتی تھی شاعر کے یہاں، لیکن ہمیشہ شاعر کو اس کی آواز سن کے سکون پہنچتا تھا۔ لیکن آج جس دن شاعر نظم لکھ رہا ہے اس دن فاختہ کی آواز جو ہے بہت تکلیف میں ہے، غم میں ہے، اس میں تڑپنے کی کیفیت ہے۔ تو وہی اب دیکھیے آگے اب کیا ہے، فاختہ کی نرم آواز سمجھیں ہے کچھ اس طرح: غرق کے سوز و گداز۔ غرق کے معنی اس کے اندر میں مبتلا ہونا، اور سوز و گداز کے معنی ہے تکلیف میں۔ سوز کے معنی جلن، تکلیف، درد، غم، گداز کے معنی نرم، نازک، تکلیف، یہ سب کے ہیں۔ اور سوز و گداز کو یہاں پہ ایک لے کر کے آپ کو سمجھنا ہے کہ درد کی کیفیت، یعنی کہ اب آپ دیکھیے کیا ہے، آج تو فاختہ کی نرم آواز ہے کچھ اس طرح غرق کے سوز و گداز، یعنی کہ آج جو فاختہ کی نرم آواز ہے وہ آج تکلیف میں ہے۔ پہلے اس سے سکون ملتا تھا، لیکن آج اس کی آواز میں تکلیف دکھ رہی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ جیسے پیری میں، پیری سے مراد ہے، پیری کے معنی بڑھاپا، اور طفلی کے معنی بچپنا، تو پیری اور طفلی سمجھ گئے۔ اس کے بعد شیون کے معنی یاد میں تڑپنے کے معنی ہے، درد دکھ میں۔ اس کے بعد بے وگی کے معنی ہے بیوہ ہونا، بیوہ ہونے کے عمل کو بے وگی کہتے ہیں۔ اور نو کے معنی نیا، اور عروس کے معنی دلہن۔ تو آپ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے کہ شب کو جس طرح دل میں درد اٹھے، بے وگی نو عروس کی جیسے، یعنی کہ اگر کوئی نئی دلہن بیوہ ہو جائے تو اس کو جو دکھ ہوگا، جو تکلیف ہوگی، وہ فاختہ کی آواز سے محسوس ہو رہی ہے وہ تکلیف۔ اس کے بعد دیکھیے زیر کے معنی نیچے کے ہیں، سایہ کے معنی آپ جانتے ہیں چھاؤں پرچھائی، اور کوہسار کہتے ہیں، یہ دیکھیے ڈسپلے پہ آپ کو یہ دکھ رہا ہوگا، یہ جو پہاڑوں کا سلسلہ ہوتا ہے اسے کوہسار کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو برنا ہے مراد، یہ سمجھتے ہیں مراد کے معنی خواہش، تمنا ہے۔ اس کے بعد سفینہ، سفینہ کہتے ہیں ناؤ کو، کشتی کو، اور اگر سفینے میں اگر ندی میں سفر کر رہے ہیں ناؤ پہ، سفینے پہ، اور اگر اس میں چھید ہو جائے، سوراخ ہو جائے، تو وہ ناؤ جو ہے وہ ڈوب جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کشتی میں اگر آپ ہوں اور اس میں چھید ہو جائے تو اس وقت جو آپ کو تکلیف ہوگی وہ تکلیف فاختہ کی آواز میں محسوس کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے آپ یہاں دیکھیے گا کہ ایک لڑکی جو کہ شادی کے بعد سسرال چلی جاتی ہے، اور وہاں جانے کے بعد ظاہر سی بات ہے میکے میں لڑکیوں کو آزادی ہوتی ہے اور سسرال میں آزادی بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ سسرال میں چلنا کس طرح ہے، باتیں کس طرح کرنی ہیں، بڑوں کی عزت کرنی ہے، لوگوں کے سامنے صحیح سے اٹھنا بیٹھنا، بہت طرح کے خیالات ہوتے ہیں، بہت سی پابندیاں ہوتی ہیں لڑکیوں کے ساتھ، لیکن میکے میں ان تمام چیزوں سے بہت حد تک لڑکیاں آزاد ہوتی ہیں۔ تو جب لڑکی کنواری ہوتی ہے اور ساون کے مہینے یعنی کہ برسات کے دنوں میں جب بارش ہوتی ہے تو اس وقت لڑکیاں نہاتی ہے اور کھل کر نہاتی ہے، بہت اس میں ان لوگوں کو مزہ آتا ہوگا، لیکن شادی ہونے کے بعد جو ہے یہ مزے کا عالم لڑکیوں کو پھر نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تو وہی یہاں پہ ہے کہ پنگھٹ کہتے ہیں، اب دیکھیے اسے گاؤں میں دیکھے ہوں گے کہ ایک کنواں ہوتا ہے، اس کے چاروں طرف بنا دیا جاتا تھوڑا اونچا کر کے، وہاں پہ عورتیں پانی بھرنے کے لیے آتی ہیں، اس کو پنگھٹ کہتے ہیں۔ تو اگر بارش کے دنوں میں اگر کوئی لڑکی جس کی حال ہی میں شادی ہوئی اور وہ سسرال میں ہو، اور اگر ساون کے دنوں میں برسات آ جائے تو اس برسات کو دیکھنے کے بعد اس لڑکی کو اپنے میکے کے دن جب یاد آتے ہیں، اس سے جو درد ہوتا ہے وہ درد فاختہ کی آواز میں محسوس کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ فاختہ کی آواز کے ذریعے یہاں پہ بہت سی تشبیہ اور علامتوں کے ذریعے شاعر نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ فاختہ کی آواز میں کتنی تکلیف ہے، کتنا درد ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ ہر ایک مصرعے میں کوئی نہ کوئی علامت ہے۔ جیسے اب اگر میں آپ کو سمجھاتا چلوں تو دیکھیے کیا ہے کہ آج تو فاختہ کی نرم آواز، اب آپ یہاں پہ سمجھ رہے ہیں کہ فاختہ کی نرم آواز جو وہ بدلی ہوئی سی ہے، آج کیسی بدلی ہوئی سی ہے؟ آج فاختہ کی آواز جو ہے وہ درد و غم میں ڈوبی ہوئی ہے۔ جیسے پیری میں یاد طفلی آئے، جب کوئی انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اس کو جب بچپنے کی یاد آتی ہے تو وہ تکلیف میں آ جاتا ہے، وہ تکلیف اس کی آواز میں ہے۔ یا جیسے جل جل کے شمع بجھ بجھ جائے، اگر آپ دیکھیں گے انسان
जो हसास होता है उसको महसूस करता है कि शम्मा जो है, चिराग जो है, वो जब जलता है और बुझता है, जलता और बुझता है, तो उसमें भी एक तकलीफ़ है जिसको हसास लोग महसूस करते हैं, जलने और बुझने की कैफ़ियत को। जैसे याकूब गर्क़ शेवन में, यानी कि याकूब अलैहिस्सलाम जब अपने प्यारे बेटे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जुदाई में तड़पते हैं तो वो दर्द जो है फाख्ता की आवाज़ में है। जैसे सीता की जुस्तुजुबन में, सीता को खोजने के लिए जिस तरह राम और लक्ष्मण निकलते हैं और दर बदर भटकते हैं, मारे मारे फिरते हैं, उसमें जो तकलीफ़ होती है वो आवाज़ फाख्ता की आवाज़, वो दर्द फाख्ता की आवाज़ में है। शब को जिस तरह दिल में दर्द उठे बेवोगी नौ अरूस की, जैसे जिस तरह नई नवेली दुल्हन अगर बेवा हो जाए और वो जिस तरह तड़पती है, जो तकलीफ़ होती है उसके दिल में, वही तकलीफ़ फाख्ता की आवाज़ में है। शाम को ज़ेरे साया कौसार, जैसे वादी में धीमी धीमी फवार, शाम को जिस तरह से पहाड़ी सिलसिला में जो वो फवार बारिश की जो बूंदें गिरती हैं हल्की हल्की हल्की, उससे जो एक एहसास पैदा होता है, वो आवाज़, वो कमी की कैफियत जो है वो फाख्ता की आवाज़ में है। जैसे जो बर ना आई हो वो मुराद, या जैसे बिछड़े हुओं की दिल में याद, यानी कि वो दर्द अगर जब हम लोग किसी से बिछड़ जाते हैं तो जो तकलीफ़ होती है वो तकलीफ़ इसकी आवाज़ में है। या हम लोग जिस चीज़ की ख्वाहिश करते हैं और अगर वो ख्वाहिश पूरी ना हो तो जो तकलीफ़ होती है वो तकलीफ़ फाख्ता की आवाज़ में महसूस की जा सकती है। जैसे अश्कों की लहर सीने में, पानी आने लगे सफ़ीने में, ये बता चुके हैं कि अगर नाव में आप सफ़र कर रहे हो और नाव में अगर सुराख हो जाए तो उस वक्त जो आपकी कैफियत होगी, जो तकलीफ़ होगी, वो तकलीफ़ फाख्ता की आवाज़ में है। या कुंवारी लड़की शादी होने के बाद अपने मैके के दिनों को याद करके लुत्फ़ और मज़ों को याद करके जिस तरह से तकलीफ़ में आ जाती है, ये तमाम तकलीफ़ात जो है, ये तमाम दुख दर्द जो है, गम जो है, ये फाख्ता की आवाज़ में आज शायर महसूस कर रहे हैं। इस नज़्म में शायर ने ये बताने की कोशिश की है कि जब हम माज़ी के यादों को याद करके तड़पते हैं तो उसमें किस तरह की कैफियत होती है, उसको मुख्तलिफ तशबीह और अलामात के ज़रिए बताने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप इस वज़ाहत को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर आपसे अब ये कहा जाए कि नज़्म फाख्ता की आवाज़ का खुलासा लिखिए, तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि शायर जो है एक दिन फाख्ता की आवाज़ को सुन करके ये कहते हैं कि इसमें दर्द है, और किस तरह का दर्द है, गम है, वो आप यहाँ पे जैसे जैसे करके जो मिसरों में लिखा गया है उसको आप देखिए और लिखते जाइए, ये खुलासा बन जाएगा। तो अज़ीज़ नाज़रीन, इसमें हम लोग फाख्ता की आवाज़ के हवाले से क़ीरत को देखें, पेचीदा अल्फाज के मानी को देखे हैं, उसके बाद वज़ाहत को भी समझ गए हैं। अब जो है आपके इम्तिहान में इस चैप्टर से जो इस चैप्टर से जो सवाल आएगा, उस सवाल को हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे। अब अगर आपको कोई परेशानी है इस नज़्म को समझने के हवाले से, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में इज़हार करें, मैं उस परेशानी को दूर करने की कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्त अहबाब से शेयर करें ताकि वो भी इससे इस्तेफ़ादा कर सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। अब अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।